इस वीडियो में हम समझेंगे फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस। स्टूडेंट, आपने ऑब्जर्व किया होगा जब भी पानी में कोई चीज़ गिरती है तो पानी में वेव्स बनती हैं जो हमें बाहर की तरफ ट्रैवल करती हुई नजर आती हैं। जो पार्टिकल ड्यूरिंग वेव मोशन वाइब्रेशन करते हुए वेव की टॉप मोस्ट लेयर पे पहुंच जाते हैं उन सबको मिला के हम क्रस्ट बोलते हैं। और जो वाइब्रेशन करते हुए लोएस्ट पोजीशन ऑफ वेव में होते हैं उन सबको मिला के हम ट्रफ बोलते हैं। स्टूडेंट, जैसे पानी की वेव्स बनती हैं उसी तरह हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लाइट भी वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। जब कोई पॉइंट सोर्स से लाइट निकलती है तो वो भी क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में निकलती है। यहाँ पे ब्लैक कलर के सर्कल ट्रफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रेड कलर के सर्कल क्रस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जिसमें से स्फेरिकल वेव फ्रंट निकल रहे हैं, इसे एक डबल स्लिट के आगे रखेंगे और इंटरफेरेंस फिनोमिना को ऑब्जर्व और स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, जब ये स्फेरिकल वेव डबल स्लिट तक पहुंचेंगे तो जो डबल स्लिट S1 S2 है वो दो कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करेगी। इसका मतलब ये है कि इन दोनों स्लिट में से दो अलग अलग लाइट वेव्स निकलेंगी जिनकी वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी सेम होगी। स्टूडेंट, जब ये वेव स्लिट S1 और S2 से निकलेंगी वो आपस में सुपर इम्पोज करेंगी। इसका मतलब ये है कि कुछ जगह पे एक वेव की क्रस्ट दूसरी की क्रस्ट पे फॉल करेगी और वहीं कुछ जगह पे एक की क्रस्ट दूसरी की ट्रफ पे फॉल करेंगी। आप देख सकते हैं ये जो येलो डॉट्स हैं वहाँ पे एक की क्रस्ट दूसरी की क्रस्ट पे फॉल कर रही है या फिर एक की ट्रफ दूसरी की ट्रफ पे फॉल कर रही है। इन सभी पॉइंट्स को हम पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। इसी पैटर्न से आगे बढ़ते हुए ये पॉइंट जब स्क्रीन पे मीट करते हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनने का मतलब दोनों लाइट वेव की इंटेंसिटी ऐड हो जाती है और स्क्रीन पे हमें एक ब्राइट फ्रिंज मिलती है। इसी तरह ये जो ग्रे डॉट है वो पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे एक की क्रस्ट दूसरी की ट्रफ पे फॉल करती है या फिर एक की ट्रफ दूसरी की क्रस्ट पे फॉल करती है। इन ग्रे डॉट्स को हम पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और इस तरह से जब ये ग्रे डॉट आगे बढ़ते हुए स्क्रीन पे पहुंचते हैं तो स्क्रीन पे पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। मतलब यहाँ पे दोनों वेव की इंटेंसिटी कैंसिल हो जाती है और स्क्रीन पे एक डार्क फ्रिंज बनती है। इसी तरह स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनती है और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पे डार्क फ्रिंज बनती है। ये फ्रिंजेस सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ बनती हैं। हम इन्हें नाम देते हैं B1 B2 C1 D1 D2 एंड सो ऑन। स्टूडेंट, आगे एनिमेशन में देख सकते हो कि कैसे स्लिट S1 और S2 में से दो वेव्स निकल रही हैं और जब स्क्रीन पे मीट कर रही हैं तो पहले केस में एक की ट्रफ दूसरी की क्रस्ट पे मीट कर रही है और वहीं सेकंड केस में एक की ट्रफ दूसरी की ट्रफ में मीट कर रही हैं। तो बेटा अब हम देखते हैं कि क्या कंडीशन होती है कि जब दो वेव स्लिट S1 और S2 से निकलेंगी और P पॉइंट पे जाके सुपर इम्पोज करेंगी तो उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। केस फर्स्ट में आप देख सकते हो कि P पॉइंट पे जब दोनों वेव्स मीट कर रही हैं तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव, फर्स्ट वेव की ट्रफ है और सेकंड वेव की क्रस्ट है जो P पॉइंट पे मीट कर रही है। तो इस केस को हम क्या बोलेंगे बेटा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब केस 2 में देखिए, केस 2 में जब स्लिट S1 और S2 से निकली हुई वेव P पॉइंट पे मीट कर रही है तो P पॉइंट पे आप जाके देखिए ज़रा, दोनों की क्रस्ट ही मीट कर रही हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं पाथ डिफरेंस की हेल्प से। पाथ डिफरेंस क्या होता है बेटा? पाथ डिफरेंस मीन दो वेव जो स्लिट S1 और S2 से निकली हैं उनमें पाथ का कितना डिफरेंस है, मीन्स किस वेव ने कितना डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया एज कम्पेयर टू अदर वेव। सो अगर हम केस फर्स्ट की बात करें तो केस फर्स्ट में जो स्लिट S1 से वेव निकली है और P पॉइंट तक पहुंची है
उसने टोटल कितनी वेवलेंथ कवर की। तो बेटा वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है दो क्रस्ट या फिर दो ट्रफ के बीच में डिस्टेंस। सो अगर स्लिट S1 की बात करूं तो पहली वेव बेटा मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो रही, मीन्स एक वेव होगी मेरी, मीन्स एक वेवलेंथ होगी, मीन्स वेवलेंथ यहाँ पे अगर लैम्डा है तो एक लैम्डा कवर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा और 5 लैम्डा, मीन्स जो वेव S1 से निकली उसने P पॉइंट तक पहुँचने में 5 लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है जी, तो P पॉइंट तक पहुँचने में इसने 5 लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5 लैम्डा। अब देखते हैं जो स्लिट S2 से वेव निकली उसने कितनी वेवलेंथ या उसने कितने लैम्डास कवर किए, राइट। तो यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और बेटा हाफ वेव आगे भी चल रही है। देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं ख़त्म हुई, ये यहाँ पे ख़त्म हुई, मीन्स ये हाफ वेव आगे भी कवर हुई। मीन्स इसने बेटा 7/7.5 लैम्डा मीन्स 7.5 वेव कवर की, राइट। सो स्लिट जो S2 से निकली। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वेवलेंथ ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, उसको हम पाथ डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है जी, सो दोनों में पाथ डिफरेंस कितना आ गया। सो सेकंड वाली वेव ने बेटा कितनी वेवलेंथ कवर की, कितने लैम्डास कवर किए, 7.5 लैम्डा। फर्स्ट वाली ने कितने कवर किए, 5 लैम्डा। अगर दोनों में डिफरेंस देखें तो 2.5 लैम्डा का आ रहा है। 2.5 लैम्डा को हम 5/2 लैम्डा भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो जब भी इसी को अगर हम जनरलाइज करें तो जब भी पाथ डिफरेंस, जब भी दो वेव्स में पाथ डिफरेंस λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 एंड सो ऑन, इतना पाथ डिफरेंस होगा तो इनमें जो पॉइंट P पे जब ये दोनों वेव मीट करेंगी, मतलब स्क्रीन पे जाके मीट करेंगी, तो उनमें क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मीन्स एक की क्रस्ट और दूसरी की ट्रफ या फिर वाइस वर्सा ऐसे मीट करेंगी और वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मीन्स वहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगी। अब हम केस 2 देखते हैं बेटा। केस 2 में अगर देखिए जो स्लिट S1 से वेव निकली उसने कितने लैम्डास कवर किए या उसने कितनी वेवलेंथ्स कवर की। तो यहाँ से देखिए आप स्टार्ट करिए S1 से, तो ये होगी बेटा एक वेवलेंथ, मीन्स 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 5 लैम्डा। मीन जो फर्स्ट वाली वेव है उसने 5 लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर स्लिट S2 की बात करें, यहाँ से देखिए 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा और यहाँ पे बेटा 7 लैम्डा। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसने कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस, 7 लैम्डा। तो इनमें जो पाथ डिफरेंस आया, इनमें जो पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना आ गया बेटा, 7 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा मीन्स 2 लैम्डा का। तो अगर इसे हम जनरलाइज करें सो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। देखिए क्योंकि P पॉइंट पे जाके पहली की तरफ दूसरी की तरफ पे फॉल कर रही है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। ठीक है जी, सो इसको अगर हम जनरलाइज करें सो पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो कितना होगा, जैसे यहाँ पे 2 लैम्डा है तो इसे हम जनरलाइज करें तो ये लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। तो इसे हम इन मोर जनरल फॉर्म हम इसे n लैम्डा भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको अगर मैं जनरलाइज करूँ तो बेटा ये बन जाएगा मेरा 2n-1 λ/2। तो ये जनरल कंडीशन हो गई मेरी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
जब भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2 का होगा तो स्क्रीन पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। और अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और 4 लैम्डा का होगा तो स्क्रीन पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। तो बेटा आगे हम देखते हैं कि डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन मींस सेंटर से कितनी दूरी पे कौन कौन सी डार्क फ्रिंज बनेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले बेटा हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल ए बी एम। सो फिगर में आप देख सकते हो इन ट्रायंगल ए बी एम ट्रायंगल। ठीक है, तो बी एम इसमें क्या था हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बी एम हमारा था पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल में ए बी एम में साइन थीटा का फॉर्मूला लगाता हूँ। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और ए बी एम में अगर हम एंगल थीटा कंसिडर कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर होगा बी एम और हाइपोटेन्यूज होगा हमारे पास ए बी। और ए बी बेटा क्या है, दो स्लिट्स के बीच में डिफरेंस जिसको हमने डी सपोज किया हुआ है। तो बी एम ओवर ए बी इज डी, और डी उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी एम किसके इक्वल आ गया हमारे पास डी साइन थीटा। मीन्स पाथ डिफरेंस बी एम क्या था दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस मीन्स जो वेव स्लिट 2 से निकल रही है उसने बी एम डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया एज कंपेयर टू द वेव जो स्लिट 1 से निकल रही है, इसलिए हम बी एम को क्या बोलते हैं पाथ डिफरेंस। ठीक है जी, अच्छा जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ए पे तो एंगल थीटा बना हुआ है आपको दिखाई भी दे रहा है। मैं क्या प्रूव करूँगा बेटा, ये वाला जो एंगल अभी मैं 1 एंगल लिख रहा हूँ ना, इसको भी मैं एंगल थीटा के इक्वल प्रूव करूँगा। तो उसके लिए एक चीज़ आप पहले देखिए बेटा, ये जो लाइन है ओपी लाइन और बीपी लाइन, ये दोनों लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल हैं। ठीक है जी, तो अगर एम पे 90 बन रहा है तो एन पे भी ही 90 ही बनेगा। सो यहाँ पे एन पे भी 90 बन गया। ठीक है, अब इस साइड पे मैं ये जो एंगल है इसको सपोज थोड़ी देर के लिए मैं एंगल 2 सपोज कर लेता हूँ। तो अब आप देखिए ज़रा इन ट्रायंगल ए ओ एन ट्रायंगल ए ओ एन में एन के ऊपर 90 है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर एन 90 हो गया तो बाकी दो बचे एंगल उनका सम भी तो 90 होगा। सो इसलिए बेटा एंगल थीटा प्लस एंगल 2 ये किसके इक्वल हो गया 90 के। अब आप देखिए यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 1, अगर इन दोनों का सम करूँ 2 और 1 का सम करूँ तो वो भी कितना आ जाएगा 90 ही आएगा। सो एंगल 2 प्लस 1 ये भी 90 के इक्वल ही आएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करूँ क्योंकि दोनों 90 के इक्वल है, सो थीटा प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 1। 2 और 2 कट हो रहा है तो थीटा किसके इक्वल आ गया एंगल 1 पे। सो एंगल 1 जो हो गया वो आपके पास थीटा ही आ गया। सो इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, तो ये एंगल भी बेटा मेरे पास थीटा आ गया जिसकी मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी, अच्छा जी। अब बेटा एक चीज़ देखिए ज़रा, मैं ट्रायंगल ए बी एम में हमने पाथ डिफरेंस बी एम निकाला था। ठीक है, तो वो किसके इक्वल निकाला था हमने डी साइन थीटा। बेटा अगर इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आपको पता है बेटा साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, राइट। और टेन थीटा भी बेटा किसके इक्वल होता है, अगर एंगल स्मॉल हो तो वो भी थीटा के इक्वल होता है। इट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इफ एंगल इज वेरी स्मॉल। तो मैं क्या करूँगा, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, तो इसमें बेटा बी एम जो पाथ डिफरेंस है वो कितना था डी साइन थीटा, तो मैं साइन थीटा की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं टेन थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू मैं निकालूंगा, उसके लिए मैं ट्रायंगल कौन सी लूंगा, इन ट्रायंगल पी ओ सी ट्रायंगल, पी ओ सी ट्रायंगल। इसमें अगर मैं टेन थीटा का फॉर्मूला लगाऊं, टेन थीटा आपको पता है किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें पी ओ सी सॉरी ट्रायंगल पी ओ सी, इसमें अगर थीटा एंगल मैं ओ पे ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर मेरा होगा बेटा पी सी,
और पी सी किसके इक्वल दिया हुआ है, एक्स के, और बेस किसके इक्वल होगा, ओ सी, और ओ सी क्या है बेटा, स्लिट और स्क्रीन के बीच में डिफरेंस, जिसको मैंने कैपिटल डी सपोज किया हुआ है। सो टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई एक्स अपॉन डी। तो ये टेन थीटा की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो बी एम मेरे किसके इक्वल आ रहा है, डी टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, एक्स ओवर कैपिटल डी। तो ये मेरे पास एक पाथ डिफरेंस का नया फॉर्मूला आ गया, डी एक्स बाई डी। अब हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की, मीन्स डार्क फ्रिंज की। हमने डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकालनी है। तो डार्क फ्रिंज में हमने देखा था कि जब डार्क फ्रिंज बनती है, कब बनती है, जब पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है, मीन्स जो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है, पाथ डिफरेंस फॉर डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस मीन्स बी एम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, या तो लैम्डा बाय 2, या फिर 3 लैम्डा बाय 2, या फिर 5 लैम्डा बाय 2, सो ऑन। अगर इसको मैं जनरलाइज करूं, ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर मैं जनरलाइज करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं, पाथ डिफरेंस बी एम, जस्ट अ सेकेंड, पाथ डिफरेंस बी एम इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाय 2, और n की वैल्यू इसमें क्या होगी, 1 2 3 और सो ऑन। अगर n की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 आ जाएगा, अगर 2 पुट करोगे 3 लैम्डा बाय 2। मीन्स ये आपने एक जर्नल फॉर्मूला बना लिया पाथ डिफरेंस का फॉर डार्क फ्रिंज। अब bm क्या है, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस की वैल्यू तो हमने अभी निकाली है, सो bm की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, डी एक्स ओवर कैपिटल डी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाय 2। अब यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, x क्या है बेटा, डार्क फ्रिंज का सेंटर से डिस्टेंस, ये आप फिगर में भी देख सकते हो। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, ये आ गया आपके पास 2n माइनस 1 लैम्डा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैपिटल डी ऊपर चले जाएगा और स्मॉल डी नीचे चले जाएगा। तो बेटा ये आपके पास एक जर्नल फॉर्मूला बन गया। इसकी हेल्प से आप किसी भी डार्क फ्रिंज की, मतलब अगर फर्स्ट डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकालनी है तो आप n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, पोजीशन मीन सेंटर से डिस्टेंस। अगर आपने सेकंड डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकालनी है तो n की वैल्यू 2 पुट कर दोगे। सो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी डार्क फ्रिंज का सेंटर से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो बेटा आगे हम देखते हैं कि किसी ब्राइट फ्रिंज की अगर पोजीशन निकालनी हो तो उसकी क्या कंडीशन बनेगी। तो बेटा हमने पाथ डिफरेंस बी एम, देखिए पाथ डिफरेंस बी एम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो हमने निकाला था डी एक्स अपॉन कैपिटल डी। तो जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि पाथ डिफरेंस जो हमारे पास डी एक्स अपॉन डी है, ये हमारे पाथ डिफरेंस के इक्वल है। तो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, लैम्डा या फिर 2 लैम्डा या फिर 3 लैम्डा। इन जनरल हम बोल सकते हैं कि पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए वो n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू हमारे पास बन गई n लैम्डा कैपिटल D अपॉन D, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको हम यहाँ पे xn भी बोल सकते हैं, बिकॉज xn हमें क्या बताएगा, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। फॉर एग्जांपल मैंने सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद पहली ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इस फॉर्मूले में। तो ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। मतलब ये फॉर्मूला मुझे बताएगा फर्स्ट डार्क फ्रिंज, मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की नहीं, उससे बाद वाली जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनेगी उसकी पोजीशन। अगर मैं n को 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x2 आ जाएगा मेरे पास 2 लैम्डा डी अपॉन डी। ये मेरे पास बेटा आएगी सेकंड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन। मतलब पहले तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, फिर आएगा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज दैट इज x1, उसके बाद सेकंड ब्राइट फ्रिंज दैट इज x2 एंड सो ऑन। ऐसे हम किसी भी पोजीशन की ब्राइट फ्रिंज निकाल सकते हैं
इस फॉर्मूले की हेल्प के साथ। ठीक है जी। आगे हम देखते हैं कि किसी भी डार्क फ्रिंज या फिर किसी भी ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपको पता है, किसी भी डार्क फ्रिंज या किसी भी ब्राइट फ्रिंज निकालने का उसकी पोजीशन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी हम ड्राइव कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी भी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालनी हो तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है एक्स एन इज इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसी भी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालने का। अगर इस फॉर्मूले में सपोज इसको मैं फॉर्मूला नंबर 1 लिख लेता हूँ। अगर इस फॉर्मूले में n की वैल्यू में 1 पुट करूँगा तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा डी अपॉन डी। तो x1 मुझे क्या बताएगा, ये मुझे बताएगा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, मीन्स ये होगा आपके पास x1। अब इसी फॉर्मूला नंबर 1 में अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 लैम्डा डी अपॉन डी। तो ये x2 क्या आ गया, x2 मेरे पास आ गया सेकंड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, मींस यहां से लेके यहां तक, ये मेरे पास सेकंड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आ गई। अब आप अगर डायग्राम में अच्छे से देखें तो आपको पता लगेगा कि अगर मैं x2 में से x1 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन, मतलब D2 मतलब डार्क फ्रिंज की विड्थ। सो डार्क फ्रिंज की विड्थ को अगर मैं बीटा सपोज कर लेता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 के इक्वल। अगर इस फॉर्मूले में x2 की वैल्यू में 2 लैम्डा डी अपॉन डी और x1 की वैल्यू लैम्डा डी अपॉन डी सब्स्टिट्यूट करूँगा और इनको माइनस करूँगा तो बेटा मेरे पास ये आ जाएगा लैम्डा डी अपॉन डी। तो ये मेरे पास होगी बेटा डार्क फ्रिंज की विड्थ। और इंटरफ्रेंस में सभी डार्क फ्रिंजेस की विड्थ सेम ही होती है, मतलब ये जो विड्थ होगी ये D1 की भी होगी, D2 की भी होगी और सो ऑन D3 की भी होगी एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गया डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालने का फॉर्मूला। सो जैसे आपने देखा, दो ब्राइट फ्रिंज या फिर दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज। अब सिमिलरली बेटा दो डार्क फ्रिंज के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। सो अगर मैंने ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाऊंगा पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। सो किसी भी डार्क फ्रिंज की पोजीशन अगर लिखनी हो तो उसका हमने फॉर्मूला पीछे बनाया था एक्स एन इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d। बेटा ये किसी भी डार्क फ्रिंज की पोजीशन बताता है हमें। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 पुट करूं तो मेरे पास आ जाएगा ये लैम्डा डी अपॉन 2d। अगर इसी फॉर्मूले में ये मतलब क्या आ गया, ये मेरे पास फर्स्ट डार्क फ्रिंज की पोजीशन आ गई। अब इसी फॉर्मूले में अगर n की वैल्यू 2 पुट करूं तो मेरे पास ये बन जाएगा बेटा 3 लैम्डा डी अपॉन 2d। तो ये मेरे पास ये क्या आया, ये मेरे पास आया फर्स्ट डार्क फ्रिंज की पोजीशन और ये मेरे पास क्या आया, सेकंड डार्क फ्रिंज की पोजीशन। अब दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में क्या है बेटा, ब्राइट फ्रिंज है, राइट। तो ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकाल, अगर मैं उसको बी डैश सपोज कर लूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। अगर x2 की वैल्यू मैं पुट करूं यहाँ से 3 लैम्डा डी अपॉन 2d और x1 की वैल्यू लैम्डा डी अपॉन 2d। अब इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास बेटा फिर से ये लैम्डा डी अपॉन डी ही आएगा। मतलब जो वैल्यू आपकी बीटा की आई थी, बीटा क्या था बेटा, दैट वाज द विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज और बीटा डैश क्या है, विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। तो ये दोनों बराबर आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। मतलब कहने का ये है कि इंटरफ्रेंस के पैटर्न में विड्थ ऑफ द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वल। सो बेटा ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था इंटरफ्रेंस का। सो आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ लग गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।